चलिए जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू प्लस टू क्लास। तो अभी अभी आप लोग प्लस वन करके आए हो, तो प्लस टू क्लास में आपका सबसे पहले स्वागत है। दिस इज सीए तरुण मोंगिया एंड वेलकम टू द मोंगिया कॉमर्स इंस्टीट्यूट। देखो जी, अब आप लोग हो चुके हो सीनियर कैटेगरी में आ गए हो आप लोग, स्कूल के भी और ट्यूशन के भी। प्लस वन हमारी खत्म हो गई है, प्लस टू हमारी अब स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों के माइंड में आता है, सर प्लस टू में सिलेबस ज्यादा है या कम है? तो सिलेबस प्लस वन के कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ चैप्टर्स प्लस वन के कंपैरिजन में कम है। आप लोगों को एक छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दी थी कि क्या सिलेबस होता है या क्या कुछ, जल्दी से एक बार के लिए नजर मार लेते हैं। क्या होता था जी, प्लस वन क्लास में हम क्या करते थे और प्लस टू क्लास में हमने क्या करना है। प्लस वन क्लास में आपके पास सिर्फ एक ही बुक होती थी, जिसके अंदर आपके पास प्लस वन क्लास में आपके पास एक ही बुक होती थी, जिसमें आप लोगों के पास कुछ 26-27 चैप्टर्स होते थे। जबकि प्लस टू क्लास में आपके पास 3 बुक्स हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ आपके पास 12 या 13 चैप्टर्स हैं। तो अब आप सोच लो, यहाँ पे नंबर ऑफ चैप्टर्स से कोई लेना देना नहीं है, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स से लेना देना है। तो वहां पे एक बुक होती थी, यहाँ पे 3 बुक्स होती थी। प्लस वन में आप लोगों ने जो भी अकाउंटिंग सीखी थी वो सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग सीखी थी। सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग सीखी थी कि एक अकेला दुकानदार है तो वो अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करता है, वो पूरे साल में बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट करता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आप लोगों को याद है कैसे कैलकुलेट होता था? टीपीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के। जबकि प्लस टू में क्या होता है, प्लस टू में सोल प्रोप्राइटर की तो आप कर आए हो। प्लस टू में सबसे पहले आप पार्टनरशिप फर्म्स की, मतलब कि दो पार्टनर्स हैं उनकी अकाउंटिंग सीखनी है कि दो पार्टनर्स हैं, अगर वो इकट्ठे बिजनेस चला रहे हैं तो वो अपनी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। जैसे जर्नल जो प्लस वन में थी वही के वही प्लस टू में है। गोल्डन रूल्स कोई चेंज नहीं होने वाले, बेसिक्स कुछ चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ नए चैप्टर्स आ रहे हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में आपके पास कुछ लगभग 5 या 6 चैप्टर्स होते हैं कि, ठीक है, ये आप लोग ना नोट डाउन करना शुरू कर दो, ये सिलेबस की डिस्कशन है। ठीक है, प्लस वन में क्या था, प्लस टू में क्या था। अपनी कॉपीज खोलो, बस स्टार्ट कर रहे हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए, साथ साथ इसको नोट डाउन कर लो। फर्स्ट डे है आज हमारा प्लस टू का, ठीक है। तो चैप्टर हम कौन सा स्टार्ट करेंगे वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। सबसे पहले डिस्कशन अबाउट सिलेबस, डाल दो हेडिंग डिस्कशन अबाउट सिलेबस। कंपैरिजन करेंगे पिछले साल के साथ कि प्लस वन क्लास में क्या था आपके पास और प्लस टू क्लास में क्या होने वाला है आपके पास। ये लो जी, मैं पॉइंट्स बना देता हूं। सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या आया था, प्लस वन में जो थी आपके पास सिर्फ सिंगल बुक थी, एक बुक, और प्लस टू में जो है आपके पास है 3-3 बुक्स। हाँ जी, 2 बुक्स मिली है, एक अभी 2-3 महीनों के बाद आएगी, वो अभी प्रिंट नहीं हुई, आप ऐसे लगा लो। वो हर साल ही ऐसे ही होता है, पहले 2 बुक्स आ जाती हैं, फिर थर्ड बुक 2-3 महीनों के बाद लॉन्च होती है। प्लस वन क्लास में एक बुक थी, प्लस टू क्लास में 3 बुक्स मिलने वाली हैं। प्लस वन में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स होते थे बेटा 26 या 27 चैप्टर्स होते थे कंप्यूटराइज मिला के। अब कोई बच्चा मेरे को ये ना बोले सर हमें 27वां चैप्टर नहीं था, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि सिलेबस कैसे होता है। जबकि यहाँ पे प्लस टू क्लास में टोटल 12 या 13 चैप्टर्स है कुल मिला के। सबसे मेन चीज ये वाली है, थर्ड पॉइंट। प्लस वन में जो आप लोग सीखते थे सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग सीखते थे, सोल प्रोप्राइटर की मतलब एक अकेला दुकानदार। यहां पे आप 3 अलग अलग बिजनेसेस की अकाउंटिंग सीखनी है। सबसे पहला तो पार्टनरशिप फर्म्स। पार्टनरशिप फर्म्स यानी कि 2 पार्टनर्स अब मिल के काम धंधा करना चाहते हैं, एक अकेले से काम नहीं संभल रहा। तो पार्टनरशिप फर्म अपने आप में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो आपने प्लस वन की बिजनेस की क्लास में सीखा होगा, प्लस वन के बिजनेस स्टडी के सब्जेक्ट में। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, तो ऐसे। तो एक आपने पार्टनरशिप फर्म का, मतलब सीबीएसई वाले भी मान रहे हैं कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, मोस्ट सीनियर इन द स्कूल, ठीक है, तो उनको भी अब हमने थोड़े बड़े लेवल की अकाउंटिंग सिखानी है। अब हम पार्टनरशिप फर्म की, कहते सर मजा नहीं आ रहा, पार्टनरशिप फर्म के अलावा और कंपनीज की 5-6 चैप्टर्स इसके भी हैं।
सर कंपनी वाले अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं? कंपनी वाले जब शेयर्स बेचना शुरू करते हैं उसकी क्या एंट्रीज करते होंगे? ठीक है, कंपनी वाले अगर बैंक से लोन लेते हैं उसकी क्या एंट्रीज करते होंगे? तो कंपनीज अपने प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट करती है, तो कंपनीज का भी सीखोगे। कंपनीज के केस में भी ऐसे ही है 5-6 चैप्टर्स। और एक तीसरी फॉर्म होती है बेटा एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि ओल्ड एज होम, ऑर्फनेज होम, ठीक है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, कोई रिलीजियस ट्रस्ट। तो एनपीओ भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है भारत सरकार की तरफ से। उसमें सबसे बड़ा फायदा, उसमें सिंगल एक ही चैप्टर है। तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके पास हो जाते हैं बेटा 12 या 13। अब हम बात करते हैं पिछले साल की। पिछला साल यानी कि जो 21-22 खत्म हुआ है, ठीक है, जो 21-22 खत्म हुआ है, तो वहां पे आपके पास टर्म 1 एंड टर्म 2, मतलब कि टर्म वाइज आपके पास क्या था, सिलेबस था। यहां पे भी मैं 2 कॉलम बना रहा हूं, एक 21-22 का, एक जो आपका करंट सेशन है। करंट जो आपका सेशन है वो है 2022-23 का, जो 1/4/2022 से आपका मतलब मान के चलो कि शुरू होता है 2023 में। जो 2021-22 का था उसमें भी ऐसा ही था, टर्म 1 एंड टर्म 2। 2022-23 में अभी तक क्लैरिटी नहीं है, स्कूल वालों ने एक बार के लिए क्लियर कर दिया है कि टर्म वाइज आने वाला है। ठीक है, हम अभी इसको टर्म 1 एंड टर्म 2 लिख रहे हैं स्कूल वालों की मान के। लेकिन हम सर स्कूल वालों की मान के आप इतना कॉन्फिडेंटली क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि बेटा जब भी ऐसी कोई चीजें होती है ना, तो सीबीएसई की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है 1 या 2 पेजेस की, तो वो वहां पे लिख देते हैं कि इस बार पेपर जो है टर्म वाइज होने वाले हैं या एनुअली। 2021-22 से पहले, 2021-22 से पहले कभी भी पेपर टर्म वाइज हुए ही नहीं, एनुअली होते थे। ठीक है, प्री बोर्ड हो गए, स्कूल वाले अपने हाफ ईयरली जैसे मर्जी करें। सीबीएसई एनुअल बेसिस पे लेता था पूरे सिलेबस का, मतलब कि 3 की 3 बुक्स का इकट्ठा पेपर। लेकिन जो पिछला साल था वो कोविड अफेक्टेड ईयर था, तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए ना टर्म वाइज कर दिया। टर्म वाइज समझते हो ना, सेमेस्टर सिस्टम कर दिया। तो इस बार हो सकता है टर्म वाइज हो, 80% चांसेस है। लेकिन स्कूल वालों ने, किसी किसी के स्कूल वालों ने क्लियर कर दिया, तो चलो हमें हिंट मिल गया। लेकिन हम फिर भी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करेंगे, क्योंकि टर्म 1 या टर्म 2 में वो हमें फिर सिलेबस भी बताएंगे कि कौन कौन सा सिलेबस आप लोगों ने करना है। तो अभी के लिए मैं यही मान के चल रहा हूं, टर्म 1 वाला सिलेबस होने वाला है। एक बार के लिए अगर मैं ये मानता हूं कि पूरा का पूरा सिलेबस एनुअल बेसिस पे हो, जैसे कि पहले प्राचीन काल में होता था, ठीक है, जो हमेशा से होता था, तो उसके लिए +2 के लिए हमें कम से कम 6 to 8 मंथ्स लग जाते थे सिलेबस खत्म करते हुए, और कभी कभी 7 to 9 मंथ्स। तो ऑन एन एवरेज आप लगा के चलो 8-9 महीने का सिलेबस है। दिस इज द मेन रीजन कि +1 की जो क्लासेस होती हैं वो जून में शुरू होती हैं या जुलाई में, और +2 की शुरू हो जाती है 1 अप्रैल को। दिस इज द मेन रीजन, क्योंकि सिलेबस ही आपके पास ऑलरेडी 9 महीने का है। सोच के देखो, अगर मेरे 9 महीने का सिलेबस है, अगर मैंने स्पीड थोड़ी सी भी स्लो रखी, छुट्टियां की या कुछ किया, तो 10 महीने का हो जाएगा। और अगर हम 1 महीना या 2 महीने लेट शुरू करते हैं, समझ रहे हो, लास्ट, क्योंकि आप लोगों के लिए वो पहला दिन है क्लास का, मेरे लिए पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस है। मुझे पता है कि ये वाली जो चीज यूजफुल काम कहां पे आती है, जब लास्ट में हमारा सिलेबस रहता है या सिलेबस हो रहा होता है ना, इस वजह से। और जब समर वेकेशन से पहले आप लोगों के स्कूल में पेपर होते हैं, कोई किसी के 40 मार्क्स के होते हैं, किसी के 30 के, किसी के 50 के। अगर हम पेपर समझ लो ट्यूशन स्टार्ट करते हैं मई में, और मई के एंड में या मई के मिड में तो पेपर ही शुरू हो जाते हैं स्कूल्स में, फिर वहां पे हमारे मार्क्स नहीं आते। ठीक है, +1 में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि +1 में 10th के पेपर ही लेट स्टार्ट होते हैं, रिजल्ट आता है, स्ट्रीम चुनते हैं बच्चे, तो +1 जनरली जून या जुलाई में जाके शुरू होती है। जबकि +2 जो है वो क्लियर कट आपका फोकस होता है कि 1 अप्रैल से शुरू और बोर्ड की क्लास है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आपके यहां के कंपैरिजन में हम सबसे पहले बेटा पार्टनरशिप फॉर्म्स स्टार्ट करेंगे। पार्टनरशिप फॉर्म जिसमें 5-6 चैप्टर्स हैं, ना करते यही 2.5-3 महीने का सिलेबस है सिर्फ पार्टनरशिप फर्म का। हो सकता है उससे ज्यादा लग जाए सिर्फ पार्टनरशिप फर्म का। फिर हमें कंपनीज के चैप्टर्स करने हैं। अगर टर्म वाइज हुआ तो 2-3 चैप्टर पार्टनरशिप फर्म के होंगे, 2-3 कंपनीज के बस। और टर्म 2 में 2-3 पार्टनरशिप फर्म के, 2-3 कंपनीज के और एक एनपीओ। एनपीओ जो है वो टर्म 2 में जाता है, जो 2021-22 में गया था वो टर्म 2 में गया था। तो सिलेबस टर्म 1 या टर्म 2 का क्या रहता है, चलो उसको छोड़ देते हैं हम।
हम क्या शुरू करने वाले हैं, हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2, हम पार्टनरशिप स्टार्ट करने वाले हैं। पार्टनरशिप में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं टोटल। पहला चैप्टर होता है फंडामेंटल, मतलब जो पार्टनरशिप फर्म का बेसिक्स हो गया, वही पूरे सिलेबस का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल चैप्टर है, वही हम स्टार्ट कर रहे हैं, वही स्कूल वाले स्टार्ट करते हैं। मतलब मुझे, अगर आप मुझसे पूछोगे कि +1 या +2 में से क्या ज्यादा मुश्किल है, सर ऑब्वियस सी बात है +2 मुश्किल होगी, सिलेबस ज्यादा है। जी नहीं, +2 +1 के कंपैरिजन में इजी है, सिर्फ सिलेबस की वॉल्यूम ज्यादा है। ये मैंने आपको वैसे भी ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन दी थी कि +2 का जो सिलेबस है वो सिलेबस ज्यादा है, लेकिन अगर आप इजी कहो या मुश्किल कहो तो इजी ज्यादा +2 के क्वेश्चंस होते हैं। और स्टार्टिंग में जैसे हमारे पास पहले पहले स्टार्ट होगा तो वो आपके लिए न्यू चीज होगी, तो न्यू चीज को मुश्किल नहीं मानोगे, वो डिफरेंट मानोगे आप। डिफरेंस और मुश्किल में फर्क होता है, तो वो आपके पास नई चीज आने वाली है। पार्टनरशिप फर्म में कितने चैप्टर्स हैं? सबसे पहला होता है फंडामेंटल, फिर होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर एडमिशन, फिर रिटायरमेंट, फिर डेथ, फिर डिसोल्यूशन। कुल मिला के 5 से 6 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें से हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे। बुक के अकॉर्डिंग वो चैप्टर नंबर 2 है, लेकिन वो पार्टनरशिप फर्म का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म मतलब कि दुकान। मनन ने +1 जब क्लियर की, मनन को क्लियर कट आइडिया था कि हमने तो कल को जाके बिजनेस करना है और अपा ने सिंगल ओनर रहना है, ना खिचखिच, ना टिक टिक, ना टुक टुक, किसी की नहीं सुननी, सारे डिसीजन अपने लेने हैं। लेकिन जब मनन ने +2 पढ़ना शुरू किया, पार्टनरशिप फर्म के रूल्स, रेगुलेशन, बेसिक्स, फंडामेंटल्स सब कुछ अंदर डिटेल में पढ़ना शुरू किया, तो मनन को समझ में आ गया कि +1 में मैं बहुत जल्दी डिसीजन ले गया था कि मेरे को अकेले दुकानदारी करनी है। उसने सोचा मेरे साथ बैठा डिंपल, उसको भी साथ में लपेट लेंगे, डिंपल को भी बिजनेस करना था, मनन को भी। तो मतलब ये सोच रहे हैं कि अब 2 जने मिलके बिजनेस करेंगे, तो वो चीज है पार्टनरशिप फर्म। जो जो बिजनेस कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं फर्म्स, जो लोग होंगे, जो पर्सन होंगे, उसको बोलेंगे पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस करने के लिए आप लोगों ने क्लास +1 की बिजनेस स्टडी में पढ़ रखा है, मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 50। याद है? चलो, आप लोगों ने मुझे आज +2 क्लास की एक पहली छोटी सी सेटिस्फैक्शन दी। ठीक है, मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं 50। तो अगर आप लोग आपस में मिलके, क्योंकि जितना ज्यादा लोग मिलते हैं ना उतनी जल्दी बिजनेस ग्रो होता है, क्योंकि 2 जनों का दिमाग लगेगा, 2 जनों के एफर्ट्स लगेंगे, 2 जनों की कैपिटल लगेगी। सर हमसे तो एफर्ट्स उफर्ट्स वाली बात ना की करो, हम तो कॉमर्स वाले हैं, हमसे तो पैसों की बात किया करो। तो पैसों की बात सुन लो, 2 जने जब कैपिटल लगाएंगे, अपना पैसा लगाएंगे, तो ऑब्वियस है ना बिजनेस थोड़ा सा वाइड होगा। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मेन मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब है बेसिक चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप, बेसिक या बेस चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में जो हमारे पास 6 चैप्टर्स है ना, उसका ये पहला चैप्टर है। बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 2 है, पार्टनरशिप का ये चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम क्या है? फंडामेंटल। और इसका मीनिंग क्या है? बेस चैप्टर ऑफ या बेसिक चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप। इसके बिना अगले 5 चैप्टर समझ नहीं आ सकते। तो आप ये सोच लेना, जो ये क्लासेस नहीं लगा रहे, ठीक है, अगला चैप्टर क्या समझ नहीं आएगा? मैं कह रहा हूं समझ आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन जो बेस है ABCD वो ये है। अब अगर आप सीधा वर्ड्स सीखोगे या सेंटेंस सीखोगे तो वो एक तरह से रटना हो गया। इस चैप्टर में पूरे पार्टनरशिप फर्म की ABCD गिवन है, ठीक है, कि पार्टनर्स कौन कौन हो सकते हैं, पार्टनर्स में अगर डिस्प्यूट हो जाए तो क्या करेंगे, पार्टनर्स आपस में 50-50% के मालिक होंगे, या मैं 70% का, दूसरा 30% का, टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। पार्टनर्स जब बिजनेस को कैपिटल उधार पे देगा तो बदले में इंटरेस्ट भी लेगा, ठीक है। तो ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको फंडामेंटल्स में मिलते हैं। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ये मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, जो मुझे लगता है पूरे सिलेबस का सबसे बड़ा और पूरे सिलेबस का सबसे मुश्किल चैप्टर है। जब ये चैप्टर खत्म होगा या धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा होगा, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार नॉर्मल सी बात है, तो अगला पूरा सिलेबस +2 का आपके अंडर कंट्रोल रहने वाला है। सर चैप्टर क्या सच में बहुत मुश्किल है? जी नहीं, कंपैरिजन कर रहा हूं 12-13 चैप्टर्स में से, जो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है शायद ये चैप्टर हो सकता है। अगर आपको लग रहा है धीरे धीरे जब प्रोग्रेस होगी, सर ठीक है, नॉर्मल सी बात है, समझ आ रहा है, तो बाकी सारा सिलेबस आपके अंडर कंट्रोल रहेगा। अब मेरे को सबसे पहले क्या करवाना पड़ेगा? चैप्टर का नेम लिख लिया, सबसे पहले मुझे सर +1 में जाना पड़ेगा। ओ सर
इतनी मुश्किल 2 बार पेपर दिए, आप फिर से +1 में आ रहे हो? जी हाँ। +1 में मेरे को सबसे पहले पहली कसम का नाम क्या था, याद है हमारी फर्स्ट कसम? बहुत बढ़िया, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो मेरे को पहले यही 2 कॉन्सेप्ट करवाने पड़ेंगे। सर वो +1 में था, आप भूल गए? बेटा मैंने कहा है +1 +2 चैप्टर्स डिफरेंट है। +1 में हमने बेसिक करके आए हैं, वही सारे के सारे कॉन्सेप्ट +2 में लगेंगे। सर मतलब जो हम +1 में पढ़ के आए हैं, क्या उसका सच में रोल है +2 में? जी हाँ, अभी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे +1 क्लास का, लिखो जी, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। हाँ हाँ, अवनीत इसका आपने सेकंड नाम बताया था, मैं भूल गया। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सर इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम अकाउंट्स की पहली कसम बोलते हैं। सर वो तो +1 की कसम है यार, कसम तो एक ही बार खा ली ना, +1 है +2 है चाहे बीकॉम है, ये अकाउंट्स की पहली कसम है, बात खत्म। तो जब भी मैं पूछूंगा अकाउंट्स की पहली कसम क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। कोई इसके ऊपर विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं? बिजनेस एंड बिजनेस ओनर आर टू डिफरेंट पर्सन। तो सर आपने लिखना है, लिखना नहीं है, हमने बस छोटा सा वो बना देना डायग्राम सा। एक यहाँ पे बिजनेस है, यहाँ पे ओनर है। मेरे को बताओ कौन किसको कैपिटल प्रोवाइड करेगा? एरो कहां से कहां के लिए बनाऊं? ओनर ने, ठीक है, एरो ओनर ने बिजनेस को क्या दिया? कैपिटल दिया। बदले में ओनर क्या मांगेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके लिए खर्चा होगा, किसके लिए इनकम होगी? ओनर के लिए इनकम है। ओनर के लिए बेटा, ओनर के लिए, ओनर के लिए फिर ठीक है। ये इसको क्या पे कर रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा जी, अब जो आप कह रहे हो मैं वही लिख देता हूं। इनकम फॉर बिजनेस, इनकम फॉर बिजनेस, इनकम फॉर ओनर, चलो ठीक है। एक्सपेंस फॉर बिजनेस, हमेशा थोड़ी गलत बोलूंगा। एक्सपेंस फॉर बिजनेस एंड इनकम फॉर ओनर, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट पर्सन्स। यार आप लोगों ने ये तो बता दिया, लेकिन एक इसके बाद कोमा डाल के एक और लाइन भी चलती थी हमारी, बिजनेस एंड बिजनेस ओनर आर टू डिफरेंट पर्सन्स, एंड एक मेन लाइन। हाँ, तो बुक्स या अकाउंटिंग हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। एंड वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। सर ये आप क्यों लिखवा रहे हो? ये तो +1 में हम छोड़ आए वो गलियां, आप उसी गलियों में दोबारा आ रहे हो। बेटा सब आप जैसे नहीं है ना, सब एमसीए में नहीं पढ़े। तो जो एमसीए में नहीं पढ़े ना, उनसे पूछ के देख लेना, आधों को याद भी नहीं होंगे कॉन्सेप्ट। ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा भी। सो वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। यूट्यूब पे भी तो जाएगा, चंडीगढ़ वाले बच्चों को भी तो जाएगा, ठीक है। कई ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी आते होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट खत्म। अब मेरे को करनी है दूसरी कसम। सर हम बताएंगे दूसरी कसम का नाम, आपको नहीं होगा याद? मेरे पास काफी काफी जवाब आ रहे हैं, मजा आ रहा है। गोइंग कंसर्न नहीं, मनी मेजरमेंट नहीं। आप लोग सोचो, हाँ, मनन ने लाज रख ली एमसीए की। तो दूसरी कसम हमारी क्या होती थी? एक्रूवल, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सर ये क्या होता था? बेटा ये हमारी दूसरी कसम होती थी। सर आप समझे नहीं, हम मीनिंग पूछ रहे हैं। दूसरी कसम, ये हमारे अकाउंट्स की दूसरी कसम है। सर हमें इंग्लिश में लिखना हो, कसम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्वयं।
ठीक है, तो आप स्वेयर लिख सकते हो, लेकिन वो फील नहीं आता ना, वो दूसरी कसम शब्दों में जोर पड़ता है। तो दूसरी कसम अकाउंट्स की क्या कहती थी? मनन कह रहा है सर वी हैव टू रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। इसको अगर हम नॉर्मली थोड़ा सा और वाइड करें, ऑल ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेदर कैश और क्रेडिट, वेदर कैश रिसीव्ड और नोट। ऑल ट्रांजेक्शंस comma when occurred should हाँ गुड शब्द ओथ, हाँ यस गुड जॉब सर। दूसरी ओथ, ठीक है जी, दूसरी ओथ क्या है हमारी? ऑल ट्रांजेक्शन व्हेन अकर्ड शुड बी रिकॉर्डेड वेदर कैश और क्रेडिट। मतलब ये वाला जो रूल है ना, ये भेदभाव नहीं करता कि सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो, ये कहता है कि सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो, चाहे वो कैश हो चाहे वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हो। अब हम शुरू कर रहे हैं जी फंडामेंटल, अब हम +2 में पहुंच रहे हैं। चलो मैं +1 के ना एक दो क्वेश्चंस पूछता हूं, देखते हैं आप लोगों को भी मजा आएगा। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, सिर्फ नेम। पहला कौन सा होता था? पर्सनल। दूसरा, तीसरा, पर्सनल में ना आगे कैटेगरीज होती थी। यस, नेचुरल। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव वाला मेरे को उम्मीद नहीं थी बता पाओगे, चलो गुड जॉब। अच्छा, रियल रूल किससे रिलेटेड होता था? गुड। और तीसरा कौन सा बच गया? वो किससे रिलेटेड होता था? क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। अच्छा, पर्सनल रूल का फॉर्मूला क्या होता था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर ये चीजें आप जो हमें रिवाइज करवा रहे हो क्या +2 में काम आएंगी? एंड तक, आखिरी चैप्टर तक यही चीजें चलेंगी दोबारा से, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। लिखवा नहीं रहा यहाँ पे मैं, या मैं आपको दोबारा नहीं करवाने वाला, ठीक है? जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि जर्नल, यहाँ पे जर्नल का चैप्टर नहीं आने वाला, लेकिन हर चैप्टर में जर्नल एंट्रीज जरूर आने वाली हैं जहां पे ये रूल्स लगेंगे। क्या सर हमें ये रूल सोच रहे हैं? जी नहीं, आप लोगों को आती हैं। सैलरी पेड की जर्नल एंट्री, सैलरी पेड की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी आउटस्टैंडिंग की, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अच्छा जी, मशीन परचेज्ड टू कैश, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन की एंट्री। बस आप लोगों के लिए +2 अंडर कंट्रोल है, सिर्फ इतना सा बिलीफ लेके चलना। बार बार यही बोलूंगा, आपको बिलीफ दे रहा हूं, कॉन्फिडेंस डजंट मीन कि आपको चीजें सारी आती हैं, नई चीजें आएंगी, ठीक है, लेकिन सारी चीजें आपके कंट्रोल में होंगी। अब हम सीखने वाले हैं, जल्दी से बुक निकालो। अब थोड़ा सा मैं आपको बुक में बताने वाला हूं कि क्या क्या होने वाला है जी। यहाँ पे कितने टॉपिक्स आने वाले हैं, क्या थ्योरी आने वाली है। इस चैप्टर की थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। लिखो पहले तो, सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स लिखा हुआ ना, फंडामेंटल। सर आपने तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप लिखवाया है, उन चीजों पे ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक इंसान ने पूछा दूसरे इंसान को कि इस दुनिया में ना बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उसका समाधान कैसे करें। कहते एक काम करो, जितने भी लोग आपको मिलते हैं ना इस शहर के, सबको एक जेल में बंद कर दो। आपको समाधान चाहिए ना समस्याओं का, प्रॉब्लम्स का समाधान चाहिए, जितने भी लोग हैं उनको एक जेल में बंद कर दो, साथ में एक गधे को भी। क्या बोला बंदे ने? कि सारे के सारे इंसानों को जेल में बंद कर दो और गधों को भी। तो दूसरा पर्सन कहता है यार गधे को क्यों? कहता है इसलिए हमारी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती। तो दूसरा बंदा कह रहा है, कहता मतलब? कहता जब मैंने कहा कि सारे इंसानों को जेल में डाल दो, तुमने ये नहीं पूछा कि इंसानों को जेल में क्यों डालना है। जब मैंने ये कहा कि एक गधे को भी, तो आप कह रहे हो अच्छा गधे को क्यों? क्योंकि आपका जो फोकस है ना, तो दूसरा बंदा उसको बोल रहा था, कहता तुम्हारा फोकस ही गधे पे है, इंसानों पे नहीं है, इसलिए तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती।
तो वो दृष्टि, वो डायरेक्शन रखनी बड़ी जरूरी है। तो ये कहानी आपकी प्लस टू में बार बार काम आएगी। लाइव डेमो के साथ दिखाऊंगा आपको एक दो दिनों में आपके बैच में ही, कि वो बंदा, एक स्टूडेंट मेरे से ये पूछेगा सर ये क्या है वो क्या है, तो फिर मैं वही कहूंगा याद है गधे पे ध्यान दे रहे हो, गधे पे नहीं ध्यान देना, हमें वो ध्यान देना कि बाकियों को जेल में क्यों डाल रहे हो। तो ये वही पॉइंट है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, और सर ने क्या लिखवाया, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये क्या है, बेसिक चैप्टर है। तो इस चैप्टर में अब हम देखते हैं कि हम क्या देख रहे हैं। देर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ सोल ट्रेडर, कह रहे हैं सोल ट्रेडर जिसकी अकाउंटिंग आप +1 में कराए हो, उसमें कई तरह की लिमिटेशंस, कई तरह की कमियां थी। इन अ सोल ट्रेडिंग ओनली वन मैन इन्वेस्ट कैपिटल, ही अंडरटेक्स द रिस्क इन्वॉल्व, सारा का सारा रिस्क उसका होता था, और वही सारे के सारे बिजनेस को कंट्रोल करता था। बट वन मैन्स कैपिटल स्किल सब कुछ जो क्या है, लिमिटेड है। अब जैसे जो प्रॉब्लम मुझे आती है, अब मैं भी कई बार यही सोचता हूँ कि किसी ना किसी को साथ में पार्टनरशिप फर्म में जोड़ लूं, क्योंकि अकेला मैं कितने काम करूंगा, तो कई बार हो नहीं पाता। ये मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि सोल ट्रेडर हमेशा सारे डिसीजन नहीं ले पाता। ऑफिस में बैठे हैं, इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, रिकॉर्डिंग्स करें, बाहर भी जाना पड़ता है, किसी के साथ मार्केटिंग करने भी जाना पड़ता है, कहीं पे बाहर बोर्ड बनवाने भी जाने पड़ते हैं, तो सारे काम अकेले करने पड़ते हैं। ये सोल ट्रेडिंग में दिक्कत होती है। तो ये जो है बर्थ देती है एक नई फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म, कि लोग आके मिलेंगे, कैपिटल लगाएंगे, अपना अपना दिमाग लगाएंगे, अपनी अपनी इन्वेंशंस लगाएंगे। पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ। इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस ट्रस्ट इट इज नेसेसरी दैट पार्टनरशिप अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड इन ऑनेस्ट एक्यूरेट। ठीक है जी। पार्टनरशिप फर्म शुड प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर। ये सीए में मेरे पास एक क्वेश्चन आया था 2 नंबर का, सीए में, आज से कुछ 7-8 साल पहले, कि क्या ये पार्टनरशिप फर्म, जैसे पार्टनरशिप फर्म है ना यहाँ पे, तो कई तरह की चीजें होती हैं, जैसे कि बैलेंस शीट। क्या बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर या ट्रू एंड करेक्ट, दो अलग अलग चीजें होती हैं। एक होता है ट्रू एंड करेक्ट, जिसमें आप मानते हो कि सब कुछ पक्का ठीक है, जबकि पक्का कभी किसी चीज की गारंटी नहीं होती। क्योंकि +1 में सोचो, जब हम प्रोविजन बनाते थे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, किसी को मीनिंग याद है क्या होता था? पैसे डूबने के चांसेस, है ना, डूबे नहीं है लेकिन डूब सकते हैं। उसको भी आप अपनी P&L अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर जाके नेट प्रॉफिट निकालते थे। तो नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन, गुड पॉइंट। तो क्या कहते हैं, P&L अकाउंट में या नेट प्रॉफिट निकालते निकालते आप लोगों ने वो खर्चे भी माइनस कर दिए जो एस्टिमेटेड थे। तो इसका मतलब है फिर नेट प्रॉफिट भी तो थोड़ा सा एस्टिमेटेड होगा ना। तो इसका मतलब है जो भी आपकी P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, पार्टनरशिप फर्म कुछ भी है, वो कभी भी ट्रू एंड करेक्ट नहीं होते, वो क्या होते हैं, ट्रू एंड फेयर। मेरे पास एक बार सीए में ऐसा क्वेश्चन आया था, मैंने कभी सुना ही नहीं हुआ था। हमने +1 कर ली थी, +2 कर ली थी, बीकॉम कर ली थी, सीए का एंट्रेंस टेस्ट कर लिया, सीए की सेकंड स्टेज के पेपर थे, मैं तो लिखा है हाँ भी ट्रू एंड करेक्ट होता है। बाद में पता चला, मतलब 6-7 सालों के बाद, भाई ट्रू एंड करेक्ट एक अलग चीज होती है, ट्रू एंड फेयर अलग। तो आप लोगों के लिए क्या याद रखना है, ट्रू एंड फेयर। फेयर मतलब रीजनेबली सब कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद देखते हैं पार्टनरशिप फर्म होती क्या है। सर जब 2 जनों ने पार्टनरशिप फर्म बनाई हो, क्या वो सब कुछ ट्रस्ट पे चल सकते हैं? इस बात के एग्जांपल ना आप ये लो, जब घर में 2 भाई होते हैं, दोनों की शादी हो जाती है, दोनों के बच्चे हो जाते हैं, दोनों का बिजनेस इकट्ठा हो, क्या उनकी आपस में कभी लड़ाई होती है कि नहीं होती? ओ सर होती है, घर में चाचियां भी तो होती है ना। तो ऐसा करके कुछ ना कुछ, मतलब 2 भाइयों की शादी से पहले नहीं तो शादी के बाद, अगर वो जॉइंट बिजनेस में है, चाहे जॉइंट घर में है, कहीं ना कहीं लड़ाइयां हो जाती होती हैं। जब 2 भाइयों की आपस में नहीं पटती, सगे भाइयों की, जो 2 पार्टनर्स हैं जो सिर्फ क्लास में मिले थे, बिजनेस स्टडीज की या अकाउंट्स की, क्या 2 अलग अलग इंसानों की आपस में कभी मतलब फॉर एवर के लिए कभी बन सकती है? विश्वास हो सकता है? नहीं हो सकता ना। इसलिए जब भी पार्टनरशिप हम बनेगी ना, उसके रूल्स और रेगुलेशन थोड़े से एक्स्ट्रा होंगे। वहां पे आपको एक पार्टनरशिप डीड बनवानी पड़ेगी। डीड यानी कि एक ऐसा कागजी डॉक्यूमेंट, एक सरकारी डॉक्यूमेंट जिसपे दोनों के साइन होंगे, और उस डॉक्यूमेंट पे जो टर्म्स और कंडीशन लिखी होंगी ना, वही मानेंगे कि भाई मेरा हिस्सा 60% है, तेरा 40% है। कल को कहीं प्रॉफिट हो तो कहीं आधा आधा रखें। जो पार्टनरशिप डीड में हम पहले से टर्म्स और कंडीशन डिसाइड करेंगे, कंटेंट, उसी को मान के चलेंगे। पेन कहाँ है ये? अब हम देखते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म होती क्या है। कहते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, इमोशनल बातें छोड़ दो, चाचा सगे भाई ये बातें ना करो, अब अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करो कि अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लेना देना है। कह रहे पार्टनरशिप फर्म इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट पर्सन। ये तो सर अभी अभी आपने पहली कसम ही खिला दी। अच्छा सर आपने सही बोला था, मतलब आप झूठ नहीं बोल रहे, जो बुक में है आपने भी वही बोला है। पहली कसम लिखो इसको, पहली पहली
कसम है, दूसरी दूसरी बार है। लिखो, लिख दिया, लिखो लिखो, हाथ चलाने हैं वरना इतनी गर्मी है, सॉरी ठंड है। सर एसी थोड़ा सा कम कर दो, ठंड बहुत लग रही है। एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स entity distinct from its partner. However, as per legal point of view, partnership firm is not a separate. However, as per legal point of view, partnership firm is not a separate legal entity. सर आप हमें गलत पढ़ा रहे हो, कह रहे हैं इस हिसाब से ना पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट, देखेंगे क्यों। इन अदर वर्ड्स, इट हैज नो एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। ये एक छोटा सा सस्पेंस रखूंगा मैं कि ये लाइन कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर गई है, ठीक है। उन्होंने बोला है पार्टनर से जुदा नहीं है बिजनेस। इट मीन्स दैट इन केस ऑफ बैंकरप्सी ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये क्या होता होगा बैंकरप्सी ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि दिवाला निकल गया। सिर्फ लोन का नहीं, वैसे ही किसी से सामान उधार पे ले लिया या कुछ भी, लाइबिलिटी ज्यादा हो गई एसेट से, बैंकरप्सी हो गई, तो प्राइवेट एस्टेट ऑफ पार्टनर्स वुड बी लाइबल टू मीट। प्राइवेट एस्टेट का मतलब समझते हो, घर की प्रॉपर्टी, तो उसकी घर की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच के दुकान के जो डेट्स है, दुकान की लाइबिलिटीज, उसको चुका सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, कंपनी में नहीं होता। अब फीचर्स देखते हैं जी, फीचर्स क्या है पार्टनरशिप फर्म के। पहला तो कह रहे हैं 2 या 2 से अधिक। अच्छा, आप लोग स्कूल में पढ़ आए हो 50, मतलब आप लोगों को याद नहीं था, मैं ऐसे ही खुश हुआ था, या आप स्कूल में पढ़ के आए हो। अब मेरे को आपके चेहरे की दिशा दशा बता रही है। चलो, पार्टनरशिप फर्म में सबसे पहले फीचर क्या है, 2 और मोर पर्सन। सबसे पहले लिख लो ई। सर ई हम भूल गए क्या होता था, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर में काफी बार आ चुका है ये वाला पार्टनरशिप फर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स। कभी तो पूरे आ जाते हैं 4-5 बताओ, कभी बीच में से कोई एक। तो कह रहे हैं कम से कम 2 बंदे होने चाहिए और अधिकतर, अधिक से अधिक कितने, 50। 2 बंदों की तो आपस में पड़ते नहीं सर, वो कैसे, वो चाचा वाले नहीं। एक पति पत्नी, क्या उनकी लड़ाइयां नहीं होती सर, पति पत्नी में लड़ाइयां हो सकती हैं, तो क्या 2 पार्टनर्स में नहीं हो सकती सर? क्या ये आप अपने घर की बात बता रहे हो? जी नहीं, ये तो एग्जांपल ले रहा हूँ, टीवी मूवी देख के आया था अभी मैं एक। तो ज्यादा से ज्यादा 50 बंदे होने चाहिए, कम से कम 2। सर आपने ये एग्जांपल बताई क्यों, कि गवर्नमेंट ने ना ज्यादा से ज्यादा 50 बंदे रखे। अगर 50 से ज्यादा बंदे रख दिए तो सोचो ज्यादा खिचड़ी नहीं पक जाएगी। सोचो 70 बंदे कह रहे हैं चल यार आपस में मिलके ना 1-1 हजार रुपया डालते हैं, 70,000 हो जाएगा, कोई बिजनेस शुरू कर देते हैं। अब 70 बंदों में से कहेगा ओए तू ये ना बेच, तू वो ना बेच, तू ये ना कर। एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर का नाम तक भी नहीं पता होगा सर, फिर इस हिसाब से तो 50 भी बहुत ज्यादा हो गए। अंग्रेजों के जमाने के लॉ बने हुए हैं, तो वही के वही चले आ रहे हैं। भारत सरकार को अभी टाइम ही नहीं है, मतलब कि लॉ चेंज कर दें या तो इस पार्टनर्स को कम कर दें थोड़े से या कुछ भी। फ्रैंकली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 50 बहुत ज्यादा है। सोचो 50 पर्सन है जो आपस में, मैंने देखे नहीं, जो मेरे पास, हमारे पास ऑफिस में क्लाइंट में आते हैं ना, तो 4-5 होते हैं मैक्सिमम, 4-5 से ज्यादा मैंने कभी नहीं देखे। यार मैं बार बार आपको ये जो एग्जांपल दे रहा हूँ ना, जब 2 जनों की आपस में नहीं बनती, 4 की भी नहीं बनती, 2 जनों के डिसीजन भी कभी मैच नहीं होते। एक कहता है ट्यूशन रखो 3.5, एक कहता है ट्यूशन रखो 4.25, एक कहता है 4.25, एक कहता है 4.5। ठीक है, ये तो सिर्फ एक छोटी सी बात है। क्रिकेट खेलने जाओ, ओ हमने बैटिंग करनी है, हमने बॉलिंग। सर आप गलत बोल रहे हो, वो मैच में होता होगा, गली क्रिकेट में हमेशा हमें बैटिंग ही करनी होती है ना। ओवर मनन करेगा, ओवर डिंपल करेगा, बनती नहीं। डिंपल ने मैच हरवा दिया था, याद है वो 26 रन दे दिए थे वो +1 के पेपर वाले दिन। नहीं 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 डिंपल, हम वो नहीं भूलेंगे। चलो, पहला पॉइंट क्या हुआ, 2 जने होने चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम 50। एग्रीमेंट, आपस में एक एग्रीमेंट होना चाहिए सर। विश्वास के सहारे ये दुनिया नहीं चलती, कागजी भरोसा रखेंगे, तो कागजी दोनों में एग्रीमेंट होगा, दोनों के साइन होंगे, सरकारी स्टैम्प पेपर लगेगा, एफिडेविट लगेगा, दोनों के साइन होंगे, और वो फिर हम गवर्नमेंट, वो कोर्ट कचहरी से एक ऑफिसर होता है नोटरी, वो साइन करेगा। उसका मतलब है फिर दोनों पे बाउंड हो जाएगा। तीसरा, एक तो बिजनेस होना चाहिए फिर पार्टनरशिप फर्म में जो आपस में एग्रीमेंट हो रहे हो, और वो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से होना चाहिए, ना कि भांडे बेचने से। सर मतलब यार कुछ काम धंधा करोगे, प्रॉफिट कमाओगे ना। कहीं ये तो चल भैया यार, मनन कह रहा है तरुण सर के साथ मिलके सर एक बिजनेस खोलते हैं, बहुत बढ़िया आइडिया है, दोनों 1-1 करोड़ रुपए लगाते हैं, जो जो सामान हमें 100 रुपए का मिलेगा हम 75-75 में बेचा करेंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया है। कहता जो सामान 1,000 का लेंगे वो 900 में बेच दिया करेंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा तेरा बिजनेस का मोटिव क्या है? कहता सर घर के बर्तन तक बिकवा देना। तो मैं कहूंगा चल भाग,
क्योंकि प्रॉफिट मोटिव नहीं है ना, तो जब तक प्रॉफिट मोटिव नहीं है तब तो बर्तन बिक जाने हैं घर के। चौथा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, आपस में फिर प्रॉफिट शेयर करके चलेंगे। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल मतलब बॉस भी है, उसका एजेंट भी, दूसरा भी उसका बॉस भी है, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स होंगे वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। अगर देखो 3 पार्टनर्स हैं, पहले वाले ने सामान बेच दिया, अब दूसरे वाला उसके घर थोड़ी चला जाएगा, भाई मैंने तो बेचा नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं था। तो पहले वाले ने अगर सामान बेच दिया तो दूसरा और तीसरे वाला पार्टनर को बोलेगा हाँ ठीक है भाई सामान बेच दिया। ये चीज है, मतलब एजेंट और प्रिंसिपल समझ आ गए, सब कुछ सब जने एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे बिजनेस करेंगे या फिर एनी ऑफ देम भी है पड़ा, ये एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है काफी बार, मतलब 2-3 बार आया हुआ है कि क्या सारे पार्टनर्स काम करेंगे तभी वो पार्टनर कहलाएंगे या पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी, जरूरी नहीं है। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है स्लीपिंग पार्टनर, कि बेटा तू घर पे जाके सो, तूने कैपिटल लगा दी, तेरे को हर साल प्रॉफिट में हिस्सा मिल जाएगा, तेरा दिमाग अभी उतना नहीं है तो बिजनेस के डिसीजन ले पाए, या फिर वैसे ही अपनी मर्जी से वो काम नहीं करना चाहता तो उसको बोला जाता है स्लीपिंग पार्टनर। वो काम नहीं कर रहा बट ही विल बी एंटाइटल टू गेट द नेट प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को। तो काम या तो सारे भी कर सकते हैं या उनमें से कोई भी, तब भी वो पार्टनर कहलाएगा। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, सर हाँ ये वाला पढ़ाओ, इसमें सस्पेंस लग रहा है हमें। अ पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ये सिर्फ अपने मेंबर से बोल रहे हैं, सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। इट मींस ऑल एग्रीमेंट्स एंटर्ड विद द फर्म विल बी एनफोर्सेबल अगेंस्ट ईच पार्टनर सेपरेटली एंड जॉइंटली। तो जो भी हम पार्टनरशिप फर्म के साथ एग्रीमेंट करेंगे तो बेटा वो पार्टनर्स के साथ ही तो बाउंड हो जाएगा। अगर देखो आप ये सोचो, एक क्रेडिटर है, एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म के वो हैं क्या कहते हैं पार्टनर, सलमान खान और शाहरुख खान। सलमान खान और शाहरुख खान ने मिला के, इन दोनों का कोई नाम बोलना, शाहरुख खान, सर बना नहीं वैसे, हाँ मेरे से बन नहीं रहा। तो सलमान खान और शाहरुख खान ने एक पार्टनरशिप फर्म खोली, कैटरीना कैफ ने उनके साथ एग्रीमेंट किया, कैटरीना कैफ के साथ हो गया बहुत बड़ा धोखा, उसने सलमान खान के ऊपर कर दिया केस, विकी कौशल आ गया पीछे से बचाने। तो जब सलमान खान के ऊपर केस किया, सलमान खान कहता तरुण सर से पढ़ा था सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस कोई और है, सेपरेट पर्सन बिजनेस ओनर कौन, सलमान और शाहरुख, वो तो अलग है। तो बिजनेस के ऊपर केस करो ना, बिजनेस ओनर के ऊपर क्यों कर रहे हो? सर ने पहली कसम खिलाई थी कि बिजनेस एंड बिजनेस ओनर आर बोथ सेपरेट पर्सन। तो केस तो पार्टनरशिप फर्म के ऊपर होगा ना, दुकान के ऊपर, दुकानदारों के ऊपर थोड़ी ना। तो इसी कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ी थी आज से, जब ये कॉन्सेप्ट बने थे ना, इसलिए पार्टनरशिप फर्म में ये वाला कॉन्सेप्ट लेके आ गए कि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट आप बेसिक्स अकाउंट्स के हिसाब से समझते रहना, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में सेपरेट कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे नहीं, मतलब पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म को हम इकट्ठा मानेंगे। यार सोच के देखो, दुकान तो उन दुकानदारों की है ना, समझ रहे हो, दुकान तो उन दुकानदारों की है। तो अगर दुकान ने कोई फ्रॉड किया, चीटिंग किया कैटरीना कैफ के साथ, अब दुकान के ऊपर केस, क्या बिल्डिंग के ऊपर केस करोगे, या वो जो पार्टनरशिप डीड बनी थी एफिडेविट उसके ऊपर केस करोगे? पीछे तो कोई इंसान ही है ना जिन्होंने फ्रॉड किया था, सलमान खान या शाहरुख खान। तो इसलिए बोला कि सलमान खान और शाहरुख खान दुकान से अलग नहीं है, वो दुकान के साथ है, इस कॉन्सेप्ट के लिए, ताकि दूसरों के साथ धोखाधड़ी और कैटरीना कैफ होने से बच सके, नहीं तो और विकी कौशल पैदा होंगे। तो अद्दा बढ़ेगा, सही बात है। तो समझ में आया कि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट का क्यों पॉइंट एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हटाया गया, कि बिजनेस और बिजनेस ओनर वहां पे जुड़े हुए माने जाएंगे जहां पे कल को कोर्ट कचहरी में कोई केस होता है, कोई लेन देन होता है, कोई कुछ भी, इसलिए बोला गया। पार्टनरशिप कैन नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द अबव, कह रहे हैं कि अगर इन 7 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट एब्सेंट हुआ तो पार्टनरशिप फर्म, मतलब कि वो दो पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट नहीं कर सकते। तो पार्टनरशिप फर्म होने के लिए 7 फीचर्स होने जरूरी हैं। पहला 2 और मोर पर्सन, दूसरा एग्रीमेंट, दोनों में एग्रीमेंट होना चाहिए, तीसरा बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, क्या मनन जो बिजनेस कह रहा था 70 वाला 75, 100 वाला 75 में बेचेंगे, क्या वो होगा? नहीं होगा। 100 वाला 110 में बेचेंगे तो मेरी तरफ से हाँ है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, आपस में प्रॉफिट बांट के चलेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, उसके बाद बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी
दोनों पॉसिबल है, ऑल बी एनी बी। और लास्ट नो सेपरेट लीगल एंटिटी। एक बार फिर से, पहला 2 और मोर पर्सन, मैक्सिमम पर्सन अलाउड आर 50। सेकंड एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए। तीसरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिजनेस एग्जिस्टेंस, ठीक है, कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, और लास्ट वाला था नो सेपरेट लीगल एंटिटी, प्रिंसिपल एंड एजेंट वाला। चलो बाकी हम करेंगे कल। कल आपका ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल्स या फिर आपके स्टार्ट हो जाएंगे पॉइंट्स और भी।